हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2024 के अपकमिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये 2023 का जो है, मतलब आप सभी के लिए अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन चुका है। तो 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर है ये उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, जिसको एचएनबीयू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। ठीक है। लेकिन ये पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है लाइक जितने उत्तराखंड वालों के लिए। ठीक है। तो लाइक अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से करते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो, तो अगर आप अपने स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी लाइक यही पूरा पैटर्न रहता है, यही सारे सब्जेक्ट रहते हैं। बिकॉज आईएनसी की नई जो रेगुलेशंस है या जो नई गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक 2021 से सबका लगभग लगभग एक जैसा सिलेबस बना दिया है, एक्सेप्ट जो आपके सेंट्रल लेवल पे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जैसे एम्स वगैरह जो करवाता है, तो उनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन बाकी जो आपके स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें आपसे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, फिजिक्स का सेक्शन पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री का पूछा जा रहा है, बायोलॉजी का पूछा जा रहा है, एंड उसके बाद इंग्लिश, और उसके साथ कई बार जीके भी पूछ ले रहे हैं ये लोग, और उसके साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये आपके मेजर 5 सेक्शन है जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सभी का लगभग पेपर पैटर्न सेम है। क्वेश्चंस का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से उत्तराखंड के पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी के पेपर में क्या होता है, यूपी का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जो एबी मेमो कंडक्ट करवाता है, उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है कि ये पेपर सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं करूंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन पर। ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट के बारे में लाइक आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, आई नो। ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, सो दैट कि मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में क्या करूंगा, जो सेक्शन है उन सेक्शन वाइज की जो है वीडियोस मैं बना दूंगा। ठीक है। लाइक अभी इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कर लेंगे, फिर उसके अगले में बायोलॉजी या केमिस्ट्री के कर लेंगे। तो इस तरीके से 5 सेक्शंस होंगे, तो 5 वीडियोस बन जाएंगी एक पेपर की। तो ये 2023 का पेपर हो गया, और उससे पहले के लाइक 5 साल के पेपर्स और हैं मेरे पास जो मैं आपके लिए सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी, आपके टॉपिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, साथ में उससे और आपको फायदा क्या होगा कि लाइक जब आप 2024 में प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज के लिए, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि लाइक हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस किस टाइप के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कितना न्यूमेरिकल का पोर्शन आता है, कितना थ्योरी का पोर्शन आता है। तो ये सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे अगर हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आप अगर इस सीरीज को सपोर्ट करते हो। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि लाइक ये लेक्चर जो है या जो ये क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व करे, ये कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, और आगे आप इस तरीके की वीडियोस और चाहते हो तो वो सारी चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है। तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस जो हैं हर सब्जेक्ट से आते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, और इंग्लिश से, और नर्सिंग एप्टीट्यूड से उत्तराखंड के पेपर में। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये आपको स्क्रीन पर क्लियर इतना नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा तो आप समझ लेना। तो यहाँ पर 21 से स्टार्ट था, तो 21 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन थे इस पेपर के सेट में। ठीक है। अब ये सेट कौन सा था, ए था, बी था, सी था, डी था, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन 21 से 40 के बीच में यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड थे। ठीक है। तो यहाँ पर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, थिन सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ डेसिडुअस कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड एज। ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने, आई नो। ठीक है। लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डेसिडुआ कैप्सुलारिस। इसका हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, डेसिडुआ की ब्लास्टोसिस्ट को ढकने वाली पतली सतह कॉम्पैक्ट परत को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो डेसिडुआ कैप्सुलारिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा हाई लेवल का था, अगर आपसे नहीं भी रहा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी और सारे जो क्वेश्चन है लगभग 80% क्वेश्चन ईजी है नर्सिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन से। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टोटल लंग कैपेसिटी इन अ हेल्दी अडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट। तो हिंदी में जो है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के फेफड़ों में फेफड़ों की कुल क्षमता लगभग कितनी होती है। ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6000 ml। तो टीएलसी यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो आपकी 6 लीटर के बराबर होती है, लगभग लगभग 6 लीटर होती है, ठीक है। कई बार 5.8 लीटर भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23rd नंबर का, वो है पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। पार्किंसन रोग निम्नलिखित में से किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर एसिटिल कोलिन, बी है डोपामीन, सी है गाबा एंड डी है आपका सेरोटोनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर डोपामीन हो जाएगा, ठीक है। तो डोपामीन की कमी की वजह से यहाँ पर पार्किंसन डिजीज होती है। देखो बाकी किसी को लगता है कि लाइक कोई क्वेश्चन का आंसर अगर सपोज मैंने गलत आपको बता दिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो जरूर मेरे को बता देना, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, मैंने सारे आंसर सही से अच्छे से चेक करे एंड उसके बाद ही मैं आपके साथ ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके बाद 24th नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसुलिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, लाइक इसका आंसर मेरे को इंटरनेट पे कहीं पर भी अच्छे से सर्च करने पर नहीं मिला। आंसर की मैं इसका जो भी दिया बट मेरे को इसके बारे में सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो लाइक ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपका बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस था, तो इसे हम यहाँ पर भी अभी स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता हो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आप मेरे को जरूर बता देना। हिंदी में ये क्वेश्चन है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले मरीज के लिए निम्न में से किस प्रकार का इंसुलिन निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर है लॉन्ग एक्टिन इंसुलिन, दूसरा है लेंटे इंसुलिन, तीसरा है ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन और फोर्थ वाला ऑप्शन है यहाँ पर ह्यूमन एनपीएच इंसुलिन, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर पता है या आपने कहीं ढूंढा या पढ़ा था तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बता देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 25th नंबर पे स्मॉल पॉक्स वॉज इन्वेंटेड बाय, ठीक है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, आपने जीके वगैरह में भी इसको पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। तो एडवर्ड जेनर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है या चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। तो 25 तक यहां पर हो गए। अब हम 26 से देखेंगे, 26 वाला पेज देख लेते हैं कहां पर है, ठीक है। एक्चुअली ये जो पीडीएफ थी मेरे पास तो इसमें क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे कर रखे हैं, तो अभी हमें 26 नंबर वाले क्वेश्चन पे जाना होगा, ये रहा, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो 26 का क्वेश्चन है कि लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज, यानी कि जन्म जन्म पंजीकरण की सीमा है कितनी है ये आपको बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लाइक जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो कितने दिन के अंदर उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मतलब किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जैसे हम करवाते हैं तो वो आप कितने दिन में करवा सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 21 डेज। तो 21 दिन के भीतर या 21 दिन के अंदर जो है आप किसी भी नए जन्मे बच्चे का जो पंजीकरण है वो आप करवा सकते हो या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन, ठीक है। ये भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था। बेसिकली जब मैंने इस क्वेश्चन को रिसर्च किया तो मेरे को ये पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ये नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब ये इन्होंने इस एग्जाम में कैसे देता है आई डोंट नो। तो DSSB ये लाइक दिल्ली का सब ऑर्डिनेट जो बोर्ड है वो इस एंट्रेंस एग्जाम को करवाता है, तो इसने नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्जाम करवाया था। वहां पे ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है आई थिंक 2019 में, ठीक है। तो वहां से लाइक ये क्वेश्चन आया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन, ठीक है। मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव पीड़ा का संकेत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो मैंने सर्च किया तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ये वाला था कि पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, यानी कि पेट के निचले हिस्से तथा ग्रोइन तक दर्द का सीमित रहना, ये एक ऐसा सिंबल होता है या साइन होता है जो एक्चुअल लेबर पेन में नहीं होता। बाकी जितने भी यहाँ पर लिखे हैं जैसे प्रोग्रेसिव एफेसमेंट, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स, डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ओएस, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं वो आपके सिम्टम्स होते हैं या साइन होते हैं किस चीज के, एक्चुअल लेबर पेन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पीपल शुड स्टे इन डैश टू अवॉइड फ्रॉम इलनेस, ठीक है। तो ये छोटा सा बच्चा भी जो सेकंड क्लास में पढ़ रहा है अभी तो वो भी इसका आंसर दे देगा कि बीमारी से बचने के लिए लोगों को डैश में रहना चाहिए। कहां पर रहना चाहिए? तो ऑप्शन ए है डर्टी सराउंडिंग यानी कि गंदा परिवेश, दूसरा है क्लीन सराउंडिंग स्वच्छ परिवेश, तीसरा है इम्प्योर एयर यानी कि अशुद्ध वायु, और चौथा है यहाँ पर स्मोकी सराउंडिंग यानी कि धुएं के रंग का परिवेश, ठीक है। तो भाई कहाँ पे रहना चाहिए? मतलब आपको सबको पता है भाई स्वच्छ परिवेश में रहना चाहिए यानी कि क्लीन सराउंडिंग में रहना चाहिए। अगर आप साफ सफाई वाली जगह पे रहोगे तभी आप बीमारी से बच पाओगे। तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच ईयर वाज द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी लॉन्च। तो यहाँ पर फिर से सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई से रिलेटेड एक चीज और पूछ ली कि नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी जो है ये कब लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2008 होगा, यानी कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति यानी कि NUSP किस वर्ष में शुरू की गई थी, ठीक है। तो 2008 इसका करेक्ट आंसर है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा गया है कि फॉर अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ पीएचडी इन नर्सिंग इज, ठीक है, तो ड्यूरेशन कितनी होती है अगर आपको पीएचडी करनी है नर्सिंग में। तो देखो इसकी जो मतलब ड्यूरेशन पूछी गई वो मिनिमम ड्यूरेशन पूछी गई है कि आपको कम से कम कितने साल लग जाएंगे अगर आपको पीएचडी करना है नर्सिंग के अंदर। ठीक है, नियमित विद्यार्थी के रूप में नर्सिंग में पीएचडी हेतु अवधि कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 साल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर देखो बाकी कोई भी कोर्स ले लो उसमें अगर आप पीएचडी करते हो तो मिनिमम आपको 3 साल लगते ही लगते हैं। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट अगर आप हो तो ये आपके 30 तक क्वेश्चन और हो गए। अब 10 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हैं, तो अब हम चलते हैं 31 के ऊपर। 31 वाला पेज देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये तो 80 है, 70, 50, 55, 75 यहाँ पर है, और ये तो 98 वाला आ गया। ठीक है, तो 31 32 से हमें स्टार्ट करना है, आई थिंक ऊपर होगा। ये रहा 60। ठीक है, फिर ये तो ऊपर, और यहाँ पर 88 वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, इसमें काफी सारे पेजेस हैं, तो ये रहा 64 वाला पेज, इसमें भी नहीं है, इससे ऊपर होगा मतलब। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ चुका है 33, 31। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 31st क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर होगा कॉड लिवर ऑयल, यानी कि कॉड लिवर ऑयल में जो है विटामिन डी की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन जो थे वो थे आपका लिवर, चीज और एग योग। तो इसका करेक्ट आंसर कॉड लिवर ऑयल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएचएम। एनएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपसे पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल हेल्थ मिशन। ये आपने सुना भी होगा कई बार। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसके रिगार्डिंग काफी सारी चीजें होती रहती हैं, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह होता है बच्चों का। ठीक है, टीकाकरण होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी एनएचएम के अंडर आते हैं। तो एनएचएम का फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। ठीक है, तो भाई अगर आप नर्सिंग करने वाले हो तो मेडिकल के छोटे मोटे टर्म्स तो आपको पता होने चाहिए कि आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, या फिर आपसे ओपीडी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ओपीडी का मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर पता है तो। ठीक है, ओपीडी किसे कहते हैं। एक आईपीडी होता है, वो क्या होता है। ठीक है, ओपीडी आईपीडी। ठीक है, ये आपके सारे किसमें होते हैं, हॉस्पिटल्स में ये टर्म्स काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। ओटी हो गया, ओटी का तो आपको पता होगा ऑपरेशन थिएटर हो गया। ठीक है, लाइक इस तरीके के काफी सारे टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर आईसीयू का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आईसीयू का फुल फॉर्म काफी इजी सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से सीसीयू भी होता है, एक क्रिटिकल केयर यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज ब्लड प्रेशर। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है ये आपको बताना है। तो भाई 120/80 ये सभी को पता होगा। ठीक है, 120/80, यानी कि 120 क्या होता है आपका सिस्टोलिक, और 80 जो होता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये जनरल से क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर इज, यानी कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस एम्बुलेंस सेवा का नंबर कौन सा है इसमें। ठीक है, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, 108। ठीक है, कभी भी लाइक किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, इमरजेंसी होती है, तो 108 पे कॉल कर सकते हैं, यही आपका नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर है। बाकी 100 जो है वो आपका पुलिस का नंबर होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 36 वाला कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो रक्तचाप है वो किस यंत्र से मापा जाता है। बीपी जो है वो आप किससे मेजर करते हो। ठीक है, ये भी बेसिक सी चीज है, अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने 11th की बायो पढ़ी होगी उसमें जो आपका ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें भी ये चीज दी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फिग मैनोमीटर। ठीक है, तो स्फिग मैनोमीटर जो है इससे आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आपको पता है ईसीजी जो होता है वो आपका हार्ट से रिलेटेड हो गया। फिर ये कार्डियोवेटर, ये मेरे को नहीं पता, कार्डियो अगर इसमें टर्म आए तो ये भी आपका हार्ट से रिलेटेड होगा। और वेंटिलेटर आपको पता ही है, लाइक आप अगर किसी को आर्टिफिशियल तरीके से रेस्पिरेशन करवाते हो तो वेंटिलेटर की हेल्प से करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 36 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, मतलब 36 नंबर तक हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं बाकी जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक वो नीचे की तरफ ही थे, तो उधर चलता हूं मैं। 37, 38, 39, 40, ये रहा 16, 20, 42, इसी के नीचे होगा आई थिंक 23, 89, 44। ठीक है, 28 इससे थोड़ा ऊपर होगा, ये इंग्लिश वाला सेक्शन आ गया, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम आ गए 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन,
यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो भाई हेल्थ वगैरह के ये डेज वगैरह तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका 7 अप्रैल, यानी कि 7 अप्रैल को जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, यहां से देखो, लाइक ये क्वेश्चन पूछा गया ना, तो आपको क्या पता चल रहा है कि भाई डेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो आपसे क्या पूछ लेंगे कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, समझ आ रही है बात? तो डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, कैंसर डे कब मनाया जाता है, ठीक है, या आर्थराइटिस डे भी होता है एक शायद, ठीक है, आर्थराइटिस डे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके के जो भी आपको लगता है कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डेज हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी अगर आप लाइक मेरे चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको पता ही है, लाइक प्रीवियस ईयर पे मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको काफी सारी चीजें करवाई थी एंड उसमें से लगभग लगभग क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इस साल भी मैं आपको करवाऊंगा, तो अगर आप चैनल पर बने रहोगे तो वो सारी हेल्प भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 38 नंबर पे कि कैलोरीज जनरेटेड पर ग्राम ऑफ फैट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि एक मतलब प्रति ग्राम वसा में जो कैलोरी उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब 1 ग्राम आपका फैट बर्न होता है तो आपको कितनी कैलोरी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर 9 कैलोरीज हो जाएगा, यानी कि जब 1 ग्राम फैट जो है वो आपका मतलब प्रोड्यूस करता है एनर्जी, तो वो आपका 9 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो 1 ग्राम फैट अगर बर्न होता है या मतलब यूज होता है वो, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं जो भी ऑक्सीडेशन वगैरह होना है, तो 9 किलो कैलोरी इतनी जो एनर्जी है वो आपकी जनरेट होती है, ठीक है। बाकी जो आपका प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इससे जो एनर्जी जो जनरेट होती है वो आपकी 4 किलो कैलोरी होती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, क्या पता है इस साल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द, मे बी ये आपने ना सुना हो, पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आप सुन लो तो अच्छा रहेगा। तो देखो टोनोमेट्री का जो ये मतलब है कि टोनोमेट्री मापना जो है किसकी विधि है, मतलब मापने की विधि जो है वो किस चीज के लिए है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। अब ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इनसाइड योर आईज, ठीक है। तो आंखों के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए टोनोमेट्री नाम का एक टेस्ट होता है जो किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया है, अब यहाँ पर जो आपको बाकी के ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे प्रेशर इनसाइड द लंग, ठीक है, प्रेशर इनसाइड द ईयर, प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल, तो आपको क्या करना चाहिए, इन बाकी 3 ऑप्शंस पे भी इस साल ध्यान देना चाहिए कि इनके प्रेशर मेजरमेंट को क्या कहते हैं, अगर ये होता है तो कैसे करते हैं, उसके टेस्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो लाइक पेपर को करना और उसके बाद उसको एनालाइज करना, यही सारी चीजें आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोज द फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसके फंक्शन शो करता है भाई? लंग, सॉरी लंग्स नहीं, हार्ट, ठीक है, हार्ट। तो हार्ट यानी कि दिल के जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो उसके कार्य को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के इस वीडियो में कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फिजिक्स के करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके से 2023 का पेपर हम लोग कर लेंगे। बाकी जो भी और मेरे पास पेपर है लाइक 2022 का भी है, 21 का भी है, 17 का भी है, 18 का भी है, 19 का भी है, 20 का भी है, तो इतने सारे पेपर्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो वो भी सारी चीजें बता दो। और अगर आप लाइक ये टाइप के जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं पेपर में या फिजिक्स वगैरह के जो भी टॉपिक्स हैं, तो अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप मेरे को बता सकते हो। तो अगर आपके जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो उतना ज्यादा जो है मैं उस पर विचार कर पाऊंगा एंड उसके बाद फिर मैं उस चीज को शुरू कर दूंगा चैनल पर, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।